नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हायर एजुकेशन चैनल पर। देखिए, आज हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कुछ ऐसे करंट अफेयर्स की जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि मिल जाएं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, या ज़्यादा भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका 2-3 यूनिट कवर होने वाला है। जैसे हमारा इन्वायरमेंट का जो यूनिट है या हायर एजुकेशन का जो यूनिट है और जो टेक्नोलॉजी वाला ICT वाला यूनिट है, तो यहाँ पर जो है कवर होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, जो पहला हमारा टॉपिक है वो है DRDO, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि DRDO जो है, जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भारत नामक एक ड्रोन डेवलप किया है और यह ड्रोन जो है LAC पर सेना की मदद करेगा निगरानी के लिए, ठीक है। तो भारत नामक ड्रोन है जो DRDO द्वारा डेवलप्ड है। ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग, DRDO द्वारा डेवलप्ड ड्रोन, जिसका नाम क्या है, भारत है। अगला हमारा है SDG रैंकिंग, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रैंकिंग क्या रही है भारत की इस बार की 2020 में। तो 117वां स्थान रहा है भारत का, और स्वीडन को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, यानी पहला स्थान स्वीडन को मिला है। अगला, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में एक सदस्य के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है, हाल ही में नियुक्ति हुई है। जबकि GC मुर्मू को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया गया है, GC मुर्मू को। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 से। तो नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है। इसके अलावा लगातार चौथी बार जो है हमारा जो शहर इंदौर है, इंदौर शहर पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर इस बार सूरत रहा है, और तीसरे स्थान पर जो है नवी मुंबई को थर्ड स्थान मिला है इस बार। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपसे। अगला हमारा जो है वो है 250 मेगावाट की 3 यूनिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जो है इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये जो है मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसका उद्घाटन हुआ। इसकी जो 24% विद्युत है वो दिल्ली मेट्रो को प्रोवाइड कराई जाएगी, दिल्ली मेट्रो को भेजी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर 250 मेगावाट के 3 सोलर प्लांट हैं, ठीक, जिसपे जो है विद्युत उत्पादन किया जाएगा। अगला हमारा जो है वो मनोदर्पण पहल है। मनोदर्पण जो ऐप है वो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी शुरुआत किया। ये जो मनोदर्पण ऐप है ये छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कार्य करेगा, ठीक। अब देखिए, जो हमारा MHRD है उसका नाम जो है बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये नई शिक्षा नीति में आप लोग पढ़े होंगे। अगला हमारा 2023 में होने वाले फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिल गई। जापान ने जो है इस मेज़बानी से पीछे हट गया और वो मेज़बानी कराने के पक्ष में नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से। अगला हमारा जो है वो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और हर वर्ष की तरह इस बार भी मनाया गया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। इस बार जो 2020 की थीम रही है वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसकी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। पर्यावरण के लिए कार्य करने के लिए उनको क्या किया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है, ठीक है। अगला हमारा एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो है AFC, इसने महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी भारत को सौंप दी है 2022 में, यानी महिला जो एशिया कप है फुटबॉल का वो भारत में होगा। ये भारत में 42 वर्षों बाद भारत में होने जा रहा है। इससे पहले 1979 में हुआ था, तब भारत जो है रनर अप रहा था। अगला हमारा IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो भारत का स्थान जो है इस बार 43 रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2020 में। और इससे पहले 2019 में भी 43वां स्थान था, जबकि 2018 में जो है स्थान जो था वो 44वां स्थान था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। अगला हमारा है मई में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान। तो भारत का जो है ऊर्जा संक्रमण में स्थान 74वां रहा है। ये हमारा भारत ऐप एक डेवलप किया गया है जिसका नाम है एलाइनमेंट्स ऐप जो है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया ऐप है को 5 जुलाई 2020 को इन्होंने लॉन्च किया। इस ऐप को जो है गूगल प्ले से डाउनलोड किया जा सकता है। ये एक तरह से फेसबुक की तरह ही जो है सोशल मीडिया ऐप है एलाइनमेंट्स, ठीक।
अभी हाल ही में जैसे कि चाइनीज ऐप जब बैन हो रहे थे तो उस समय काफ़ी चर्चा में था कि प्राइवेसी आपकी जो है वो थर्ड पार्टी ऐप को दे दी जा रही है बिना आपकी अनुमति के। तो इसमें जो है लाइव मिनट्स में ये फीचर दिया गया है कि बिना आपके अनुमति के, बिना आपसे पूछे हुए आपके का कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी जानकारी किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट्स जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा जो है वो है भारतीय रेलवे ने 2020 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा हुआ है। मई 2020 में 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ पर हुई? तो ये जिनेवा में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा। अगला हमारा है राष्ट्रीय संस्कृत। हाँ चलिए ये देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए ये 3 जो संस्थान है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, ये पहले जो है तीनों क्या थे? तीनों पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी थे। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी थे। अब क्या हुआ? अब इनको जो है एक विधेयक पारित किया गया 16 मार्च 2020 को संसद में, जिसका नाम था केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक। ठीक, इसके द्वारा इन तीनों को जो है संयुक्त विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, इन तीनों मानद विश्वविद्यालयों को संयुक्त विश्वविद्यालय, केंद्रीय संयुक्त विश्वविद्यालय के रूप में इनको मान्यता दे दी गई। ठीक है, अगला देखिए यहीं पर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग साथ साथ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, तो ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत का स्थान जो है 153 देशों में 144वां रहा, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। ठीक है, निराशाजनक है काफ़ी। सबसे कम खुशहाल में अफगानिस्तान रहा। अब 153 में 144वां स्थान, लगभग कंडीशन एकदम ख़राब ही है। पहला स्थान फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क और तीसरा स्विट्जरलैंड को मिला। ठीक है, यह रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स डे 20 मार्च को जारी की गई। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020, यह रिपोर्ट यूएन वाटर द्वारा 21 मार्च 2020 को जो प्रकाशित की गई। इसका थीम क्या था? जल और जलवायु वर्तन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसकी थीम थी विश्व जल विकास रिपोर्ट की। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 की विजेता यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए रिपोर्ट के अनुसार 2.2 बिलियन आबादी सुरक्षित पेयजल से वंचित है। ये विश्व जो है जल रिपोर्ट के अनुसार डाटा दिया गया। 11वां कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन मार्च 2020, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और इसका थीम क्या था? प्रौद्योगिकी आधारित खेती है तो युवाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ हम लोग देख लेते हैं पुरस्कार थे जो कि प्रदान करे गए, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसे हम विश्व भारती पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ये डॉक्टर चांद किरण सलूजा को प्रदान किया गया, जबकि प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार और डॉक्टर बलदेव आनंद को महर्षि नारद पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे हम लोग देखते हैं बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020, जो कि 11 से 13 फरवरी के मध्य उड़ीसा में पुरी के रामचंडी तट पर, कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के पुरी में रामचंडी तट पर बाढ़ से बचाव के लिए जो है अभ्यास किया गया था। COP13, जिसका संबंध जो है वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से है, कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो है गांधीनगर गुजरात में 17 से 23 फरवरी 2020 के मध्य इसका आयोजन किया गया था। ठीक, अगला जो पॉइंट है वो है 3 जनवरी 2020 के मध्य 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। ठीक है, तो कांग्रेस का आयोजन जो है जो 107वां यानी 3 से 7 जनवरी के बीच हर वर्ष इसका आयोजन होता है। तो इस वर्ष भी हुआ था 2020 में भी, ये 107वां आयोजन था इसका। और ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ। अब इसकी थीम क्या थी? थीम थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ग्रामीण विकास। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास इसकी क्या थी? थीम थी।
अब देखिए 108वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा, तो 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य पुणे में इसका आयोजन होगा। अगला है आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसकी थीम क्या थी, आज कल और एक साथ, टुडे टुमारो एंड टुगेदर। मुख्य अतिथि थे पीयूष गोयल। अगला हमारा देखिए पॉइंट जो है वो है हर साल राइनो दिवस। विश्व राइनो दिवस हर साल मनाया जाता है 22 सितंबर को, ठीक है, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण है वो है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में विश्व राइनो दिवस मनाने के अवसर पर बैठक किया और एक सींग वाले गैंडे के लिए इन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ गैंडे हैं उनका संरक्षण किया जाए। अब यहाँ पर देखिए 5 जो है गैंडों की प्रजातियाँ हैं जिनके लिए जो है ये विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण नीति देख लेते हैं हम लोग, ये नीति क्या है। अब देखिए भारत का राइनो विजन क्या रहा है कि 2005 में असम राज्य में 2020 तक कम से कम 3000 से अधिक सींग वाले गैंडों की जंगली आबादी प्राप्त करने की दृष्टि से शुरू किया गया है, ठीक है। हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस यानी विश्व ओजोन दिवस, जो है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन दिवस के नाम से हम जानते हैं, मनाया जाता है। इसकी घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 1994 में की गई थी और इसी दिन जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। इस उद्देश्य का इसका उद्देश्य जो है वो ओजोन परत संरक्षण के बारे में कार्य करना और समाधान ढूंढना कि कैसे उसका संरक्षण किया जाए। अब ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत क्या है, ये एक गैस का जो है सुरक्षा कवच है, ठीक है, जो कि सूर्य से आने वाली जो सूर्य है उससे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उससे हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है। जो जैसे यहाँ पर देखिए O3 है, ओजोन है, ये जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा उसको फिर से वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा, ये धरती पर जो है उसको नहीं आने देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, ओजोन गैस से, ओजोन गैस जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी सुरक्षा करता है। अब कुछ और तरह की गैसें हैं जो कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलान, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये क्या है, ये ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे कि ओजोन परत जो ओजोन गैस है वो जो है इनसे क्रिया करके, ठीक है, टूट जाती है और उसके बाद फिर जो है वो वातावरण में अपना जो है। अब देखिए इसी संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इस संधि पर 26 अगस्त 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सहमति प्रकट की गई थी। कनाडा के मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में। यह संधि 26 अगस्त 1989 से लागू हुई। देखिए 87 में जो है 1987 में ये सहमति बनी कि इस तरह का एक जो है प्रोटोकॉल लाया जाए जो कि ओजोन गैस संरक्षण के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए होगा। यह संधि 26 अगस्त 1989 से लागू हुई। इसके बाद मई 1989 में हेलसिंकी में, ठीक है, हेलसिंकी में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CTC, हेलान, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड को कम करने पर चर्चा की गई। ये सब ऐसी गैसें हैं जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं, उसे जो है उनके साथ रिएक्शन करके उसे जो है वायुमंडल में एक तरह से उसका विखंडन हो जाएगा, तो ओजोन जो है टूट करके। यह संधि काफ़ी सरल रही कुल मिलाकर जो है। अब ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन क्या है, वियना सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। तो वियना सम्मेलन जो है समझौता है, इंटरनेशनल समझौता है। इस पर 1985 में सहमति प्रकट की गई और 1988 में ये लागू हुआ। 197 सदस्य देश हैं इसके। ओजोन परत के संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है और कैसे जो है ओजोन परत का संरक्षण किया जाए उसके बारे में ये कार्य करता है ओजोन परत संरक्षण के लिए। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज जो है वो नैनीताल में है। ध्यान दीजिएगा एरीज कहाँ है, नैनीताल में है। जलवायु परिवर्तन और हिमालय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का, उससे संबंधित एक इसने जो है सम्मेलन किया जो कि 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच उसका आयोजन हुआ। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य रहा है वो क्या है कि वायु प्रदूषण में जो वृद्धि है उस पर चर्चा की गई, औद्योगिकीकरण पर, वैश्विक वायु गुणवत्ता, बादल निर्माण दृश्यता यानी विजिबिलिटी, मानव स्वास्थ्य, जल उपलब्धता और ग्लेशियोलॉजी और हिमालयी जलवायु पर फोकस किया गया कि कैसे जो प्रदूषण है उसको कम किया जाए, कैसे हिमालय के ग्लेशियरों पर
जो उसका प्रभाव है उसको कम किया जाए। अब देखिए सम्मेलन का महत्व क्या रहा है कि वायुमंडलीय एरोसॉल जो पार्टिकल है, एरोसॉल है, उसे हम पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। देखिए एरोसॉल क्या है, ये एक तरह से जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से, मोटर वाहनों से, डीजल इंजनों से, उस वो धुआं क्या है वायुमंडल में जो है जा करके फैल जाता है। फिर वो धीरे धीरे जो है जब बारिश होगी तो फिर वो नीचे आएगा। तो इसी तरह से बताया गया कि ये जो है हिमालयी क्षेत्र में वो हवा के साथ तैरता रहता है, तो फिर बारिश होगी नीचे आएगा। तो जो हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पर जो है वायुमंडल को अभी तक स्वच्छ माना जाता था कि सही रहेगा, वहाँ पर भी इसका जो है मिलना शुरू हुआ। तो यहाँ पर कहा गया कि उत्तरी भारत के गंगा के मैदान, हिमालयी क्षेत्र मानव जनित उत्सर्जन के कारण प्रदूषण के जो ये हॉट स्पॉट है, यानी जो गंगा के मैदान, क्योंकि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है। प्री मानसून अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में अक्सर धूल भरे तूफान आते हैं। हवा की गुणवत्ता जैव ईंधन के जलने के कारण कम हो जाती है। हिमालय के ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन के जमाव का समाधान खोजने के लिए यह सम्मेलन किया गया। अब यहाँ पर देखिए हिमालय ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन का जमाव कैसे हो रहा है उसके बारे में रिसर्च की गई। पूरा जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया। ब्लैक कार्बन क्या होता है, तो यह एक एरोसॉल होता है जो हवा में महीन ठोस कण या तरल बूंद के रूप में तैरता है। इसे जलवायु परिवर्तन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित एजेंट माना जाता है। यह कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र, गैस और डीजल इंजन से उत्सर्जित होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अब इस परियोजना का उद्देश्य वन्य जीव प्रबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, उनके प्राकृतिक आवासों में हाथी आबादी का दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित करना, परियोजना में हाथियों के प्रबंधन में अनुसंधान और पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए, और स्थानीय लोगों के बीच संरक्षण का समर्थन करना। हाथी गलियारा क्या है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारा जो है वो है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा हर वर्ष 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वैश्विक विश्व बाघ दिवस। ठीक है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। ये भी जो है एक तरह से बाघ के संरक्षण के लिए कैसे जो है उनको संरक्षित किया जाए उसी संबंधित जो है कार्य करता है। अगला हमारा है पॉइंट जो है वो है कि संकल्प पर्व क्या है। संकल्प पर्व जो है वृक्षारोपण अभियान है। ये कोविड के समय शुरू किया गया था। ठीक है, जब देशव्यापी लॉकडाउन हुआ था तो संकल्प पर्व 28 जून से 12 जुलाई तक इसे मनाने का निर्णय लिया गया कि 28 जून से 12 जुलाई के मध्य हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। देखिए ये क्या है, ये एक तरह से मानसून वाला पीरियड होता है जबकि वर्षा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब आप पौधों को या जो भी पेड़ है आप उनको रोपण कर दें, उनको लगा देंगे तो उनको जो है सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मौसम अनुकूल होता है जिससे उनके लगने के चांस या उनके बड़े होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए जो है 28 जून से 12 जुलाई के मध्य इसको शुरू किया गया। और यहाँ पर जो है 5 जो हर्बल पेड़ हैं उनके लिए सिफारिश की गई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पेड़ लगाएं। तो ये हमारा क्या था, ये संकल्प पर्व था। अगला 5 जून को देखिए हमने देखा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इस बार की थीम रही है। अगला हमारा है कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और CMS ने पुष्टि की कि ओजोन परत का क्षेत्र स्वतः ठीक हो गया है। ये जो है आर्कटिक में 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला था। अब इसका कारण क्या रहा है, तो इसका कारण जो है एक ध्रुवीय भंवर चक्रवाती तूफान होता है। ठीक है, जो कि सर्दियों में होने वाली घटना होती है, ध्रुवीय भंवर। ठीक है, जिसे हम ध्रुवीय भंवर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें जो है मौसम में काफ़ी परिवर्तन होता है जिससे कि ओजोन परत जो है का जो छिद्र था वो इस बार जो है वो बंद हो गया। ये काफ़ी अच्छी घटना थी। अब देखिए ओजोन परत क्या, इसके बारे में बात ही कर लिया। सूर्य से जो है पराबैंगनी किरणें जो आती हैं। अगला हमारा देखते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया कि नवंबर 2020 में होने वाले ग्लासगो में होने वाले COP 26, ठीक है, COP 26 को स्थगित कर दिया गया कोरोना की वजह से।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ जो भी देख लेते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? पृथ्वी सभी जीवन को बनाए रखना। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। अब यहाँ पर देखिए कुछ एसडीजी दिया हुआ है, एसडीजी से रिलेटेड वीडियो चैनल पर है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा एसडीजी से। अगला हमारा ग्रेटा थर्नबर्ग। देखिए एक जो है भूमि घोंघे की नई प्रजाति मिली, जिसका नामकरण जो है ग्रेटा थर्नबर्ग के नाम पर कर दिया गया। ग्रेटा थर्नबर्ग को आप लोग जानते होंगे, ये 16 वर्षीय हैं, पर्यावरणविद हैं। ठीक है, पर्यावरण संबंधित काफ़ी इन्होंने कार्य किया, काफ़ी ये चर्चा का विषय भी रही हैं बीच में। भारत में 17 फरवरी से 22 फरवरी के बीच 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये देखिए कॉप 13 था, यानी 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक, ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है थीम क्या रही है, ये हम देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के हिसाब से दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो हमारी थीम थी वो थी माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम। ओके, चलिए इसको हम लोग देख लिए। अब थीम क्या थी। अगला हमारा वेटलैंड से रिलेटेड है। देखिए वेटलैंड ये क्या है? आर्द्र भूमि होता है। ये जो है दलदली स्थान होता है जहाँ पर काफ़ी मैनग्रोव्स होते हैं। और जो है अब देखिए विश्व की 90% आपदाएं जल से संबंधित होती हैं। तटीय क्षेत्र में रहने वाले 60% लोगों को बाढ़ तथा सुनामी से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कार्य करना था। तो यहाँ पर इतना ही महत्वपूर्ण है कि ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से रिलेटेड जो है एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसका नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया, क्योंकि ये रामसर शहर में हुआ था ईरान के। तो 2 फरवरी को हम लोग क्या है, विश्व आर्द्र दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक था, इसको हमने कवर कर लिया। अब देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन आना आपका जो है लगभग फिक्स है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं जल्द ही आज कैसा पेपर रहा फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कैसा पेपर आया है और कहाँ कहाँ समस्याएं हो रही हैं, फिर से कॉम्प्रिहेंशन और डीआई में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि इस बार जो है एनटीए ने कुछ सुधार किया है, तो इस सब पर चर्चा होगी। जल्द ही मैं उसका भी क्वेश्चन देखता हूँ, किसी सोर्स से मिल जाएगा तो उसको आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्या स्टैंडर्ड है, कैसे रहा है। और जो है मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको जल्द ही चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में बताइएगा। अगर कोई समस्या हुई जैसे वॉइस में, तो आप लोग थोड़ा जो है उसमें कंपनसेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार धन्यवाद बहुत बहुत।